हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की आज की क्लास में हम पवन मॉडल के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि अति लघु उत्तरीय वाले। ये आपके एक एक नंबर के आएंगे और टोटल आपके 6 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और जो लघु उत्तरीय हैं वो 7 आएंगे, ठीक है। लिखने का तरीका सेम वही है जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आप सबसे पहले अति लघु उत्तरीय हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उत्तर नंबर 6, क्योंकि 5 आपके बहुविकल्पी हो जाएंगे तो उनको ख़त्म करने के बाद हम डालेंगे उत्तर नंबर 6 और फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। फिर हम डालेंगे उत्तर नंबर 7 और फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। इस तरीके से हम अपने नोट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। अब इसको एग्जाम में लिखने का तरीका कैसे करना है हमें, सबसे पहले लिखेंगे अर्वाचीन का विलोम, डैश लगा के फिर अर्वाचीन का जो भी विलोम है वो लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे उचित का विलोम, फिर डैश लगा के उचित का जो भी विलोम आएगा वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अर्वाचीन का जो विलोम होता है वो होता है प्राचीन और उचित का विलोम होता है अनुचित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्नि, अमृत और गणेश के दो दो पर्यायवाची समानार्थक लिखने हैं। तो अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा अनिल, पावक, आग। अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा पीयूष, सुधा, सोम, ठीक है। और गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा लंबोदर, विनायक, गणपति। आपको जो भी आ रहे हो आप कोई भी अपने मन से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब सेम ही सेम लिखने हैं या वैसा, ऐसा नहीं। आप अपनी इच्छा से लिखेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, कि सबका मैच कर जाएगा एक सा, तो एवरेज मार्किंग कर देते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका अनिल शब्द है, ये मैंने बताया भी था, जो अनिल होता है वो आपका वायु का पर्यायवाची होता है, ठीक है, हवा का। और जो अनल होता है वो आग का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। तो जो शब्द होता है वो वर्णों से मिलकर बनता है, लेकिन कैसे, वर्ण जब अर्थ देंगे तब। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और जो शब्दों का सार्थक समूह होता है, शब्द जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, वाक्य बनेगा, लेकिन अर्थ देते हुए। और इसी वाक्य को हम कविता में क्या कहते हैं, कविता की जो पंक्तियाँ होती हैं वही पंक्तियाँ कहलाती हैं पद या छंद, ठीक है। नेक्स्ट है, अंश व अंश में अंतर बताना है, कि अंश शब्द का अर्थ क्या होता है और अंश शब्द का क्या अर्थ होता है। तो अंश होता है कंघा और जो अंश होता है वो होता है भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञ और उन्मुख शब्द का विलोम लिखना है। तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ और उन्मुख का होता है विमुख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं आपके, पर्यायवाची, भृंग और विटप शब्द के पर्यायवाची लिखने हैं दो दो। तो यहाँ पर कई सारे इसलिए दिए गए हैं कि ताकि आप इनको याद कर लो, इनमें से कोई सा भी आप अपना लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन भी आपका बन जाता है। तो भग जो होता है वो मधुप, मधुकर, भ्रमर, भौरे को बोलते हैं, ठीक है। और जो विटप होता है ये आपका पेड़ का पर्यायवाची होता है। तो तरु, पेड़, वृक्ष, पादप, विटप, ये कोई भी आप याद कर लीजिए। और वहाँ पर 2 पूछे जाएँ तो 2, 3 पूछे जाएँ तो 3 आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। श्रुतलेख का अर्थ उद्देश्य क्या होता है। तो श्रुतलेख क्या होता है आपका, जो सुनकर लिखा जाता है। इंग्लिश में इसको डिक्टेशन बोलते हैं और हिंदी में इमला कहा जाता है, ठीक है। होता क्या है इसमें, टीचर बोलता है और बच्चा लिखता है, सुन के लिखता है। श्रुत मीन्स सुनना, लेख मीन्स लिखना। तो जो सुन के लिखा जाता है उससे क्या है कि उसको ही श्रुतलेख कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख व शुद्धलेख की शिक्षा देना आरंभ कर दे तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसको लिखते जाते हैं। श्रुत लेखन का उद्देश्य इसमें वर्तनी दुरुस्त करना होगा, ठीक है, और लिखने में तीव्रता विकसित करना होगा, ठीक है। सुन के लिखना है तो बच्चा जल्दी जल्दी भी लिखता है। ऐसा होता है ना कि हम देख देख के लिखते हैं तो हमारी स्पीड कम होती है, और जब हम सुन के लिख रहे होते हैं तो हमारी स्पीड तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो तीव्रता, लिखने में तीव्रता विकसित करना तो इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। क्षावर्ण किसके योग से बना है। तो क्षावर्ण आपका का और सा से मिलके बनता है। नेक्स्ट है, समानार्थी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो समानार्थी शब्द वो कहलाते हैं जो एक ही अर्थ देते हैं, ठीक है। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, आग, पावक, अनल, सब क्या है, सब आग को ही तो बता रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपस में समानार्थी, ठीक है। व्यंजन क्या होता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों से टकराने के कारण रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और सीधी सी बात, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। एक शॉर्ट डेफिनेशन हो जाएगी कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, व्यंजन। या दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी जिह्वा होती है वो इधर उधर स्पर्श करते हुए निकलती है,
स्पर्श करती है, वो तो खैर स्पर्श व्यंजन की हो जाएगी डेफिनेशन। लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा यही है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोला जाता है, व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। हिंदी भाषा में 4 कौशल होते हैं आपके, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, भाषा के 4 ही कौशल होते हैं। ठीक है, सुबोपली याद कर लो, पहला वर्ण, इनका क्रम भी यही है, पहले सुनना, फिर बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ध्वनि क्या होती है, तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो मुंह से निकलती है वो ध्वनि ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं, तो ध्वनि जिन चिन्हों के समिष्टि को भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा एक तरीके से ये भी है कि अपने विचारों या भावों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों भावों को समझने का साधन भाषा कहलाती है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है, भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर। सीधी सी बात है, भाषा किस पर डिपेंड है, ध्वनियों पर ही तो डिपेंड है। ठीक है, जो भी मुंह से आवाज़ निकल रही है उसी पे तो डिपेंड करती है। ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे, तो ध्वनि विज्ञान, ध्वनि किससे, श्रवण से। देखो ध्वनि तो मुंह से निकल रही है पर सुनना किससे, कानों से सुनाई देती है ना, तो श्रवण कौशल से हो जाएगी। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने, तो हिंदी भाषा में स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, टोटल वर्ण पूछे जाएँ तो कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में बिना रुकावट जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं, या फिर जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वर अपने में स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक, जैसे अ इ ई उ ऊ री री ए ऐ ओ औ। ठीक है, कुल 11 स्वर होते हैं आपके। ठीक, नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन आ गया, व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में, एक यही डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और आप जैसे करके आप अपने यहाँ पर व्यंजन लिख सकते हैं, का ख ग घ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं तो जिससे हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है। ठीक है, इसमें यह भी है कि जब जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करती है तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जिह्वा ही तो तालु को स्पर्श करती तो हमने उनका नाम दे दिया तालव्य। ठीक है, दंत को स्पर्श करे यानी कि दंत वाले हो गए। ठीक है, यानी कि स्पर्श करती है हमारी जिह्वा। का से लेके पा वर्ग, आपका जो का वर्ग है, चा वर्ग है टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन सब वर्ग के उच्चारण में कहीं ना कहीं जीभ हमारी टच होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको स्पर्श कहा जाता है। स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन, तो इसमें क्या है, जब मुख द्वारा बहुत बंद करके इस प्रकार बोलते कि हवा स्थानों को रगड़ती हुई बाहर निकलती है, तो इस पर जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, यहाँ पे वाह नहीं लगेगा, सीधे स्पर्श संघर्षी व्यंजन, वो आपका पूरा चावर्ग आ जाता है। ठीक है, स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। हम जिह्वा स्पर्श तो करती ही है लेकिन जो वायु है वो रगड़ती हुई आती है तो वो स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुनासिक किसे कहते हैं, जब मुखद्वार बंद करके खोला जाता है किंतु नासिका के साथ इसमें अनुनासिक में होता है कि जो वायु होती है वो मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ठीक है, वो अनुनासिक कहलाते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन, इसमें थोड़ी डेफिनेशन टफ है मॉडल पेपर में। आप क्या करेंगे, आपको मैंने हिंदी की आप बस 2-3 वीडियो देख लीजिए, एक देवनागरी लिपि वाली होगी उसमें अनुनासिक और व्यंजन आपको मिल जाएंगे, व्यंजन और स्वर, और एक आपको विराम चिन्ह वाली वीडियो पड़ी होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और श्रुतलेख वगैरह आपके मॉडल में ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो मैं करवा दूँगी उनको, एक ही वीडियो में सारा करवा दूँगी, तो आपके 2 से 3 वीडियो आपको हिंदी की देखनी पड़ेंगी और आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देवनागरी लिपि वाला देख लेना, वहाँ अनुनासिक और अनुस्वार बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, और वहाँ पर आपको जो स्पर्श व्यंजन है, आपके ऊष्म व्यंजन है, अंतः सबकी डेफिनेशन बताई थी, सबको अच्छे से वहाँ बताया था, तो वो आप देख लेना, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, इन चीज़ को याद भी रखना आप, कितनी मात्राओं का, 2 मात्राओं का। ठीक है, इसको द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है और दीर्घ स्वर भी बोला जाता है। ह्रस्व में कितने का लगता है, 1 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत में लगता है आपका 3 मात्राओं का समय, इसलिए उसको त्रिमात्रिक भी बोला जाता है। ठीक है, दीर्घ में आपका बड़ा आ, ई, ऊ, री ये आ जाएंगे। ठीक है, ए औ भी आएंगे। ठीक, वो यहाँ पे लिखे हुए नहीं लेकिन वो भी आएंगे। ठीक, लुंठित और लोढ़ित किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब हमारी मुख जो है ना, वो हमारी जिह्वा का जो आगे का हिस्सा होता है वो मतलब टर्न होता है, तब वो लुंठित है ना, यानी लुढ़कता है, तब आपका जब ये मुड़ता है ना
तो वही हो जो स्वर जो भी आपका व्यंजन वहाँ से निकलेगा उसको ही बोलते हैं लोड़ित या लुंठित व्यंजन, ठीक है। तो उसमें आपका रा होता है, ठीक है, थोड़ी सी जीभ टर्न होती है। रा को अगर आप बोलेंगे तो हल्का सा जीभ का जो आगे का पार्ट है ना वो मुड़ता है, इसलिए उसको लुंठित या लोड़ित बोला जाता है। पार्श्विक में आपका ला आ जाता है, ठीक है। अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो अर्धस्वर में आपके या और वा आते हैं, ठीक है। अगर यार अलावा चारों की बात करेंगे तो वो अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन अगर या और वा की बात करेंगे तो इन्हें अर्धस्वर की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है। इसके बोलने के लिए मुख द्वार को बहुत सकरा करना पड़ता है और उसके बाद जो हवा स्वर की भांति निकलती है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर बोलते हैं, ठीक है। आधे स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है, तो अक्षर समूह को वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। वर्णमाला की एक डेफिनेशन ये यहाँ से देखिएगा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला बोला जाता है, ठीक है। वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहेंगे, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध शब्द लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर वो मीनिंग नहीं निकलेगा उसका, ठीक है। अक्षर समूह को भी वर्णमाला बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वर्ण या अक्षर एक ही है, ठीक। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ, ठीक है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी, तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, शा सा साहा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, तो देवनागरी लिपि सबसे अच्छी विशेषता यही है कि ये अक्षरिक लिपि है, कि अक्षर बनते हैं ना इसमें, और इसमें क्या है सबसे कि आपका जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, यानी कि क्या है, ये अपवाद रहित है, ठीक है। अपवाद रहित मतलब एक स्वर के लिए, मतलब एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है, ठीक है। अपवाद रहित है, एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि बोली जाती है इसमें, ठीक है। वैज्ञानिक लिपि है, तो इस तरीके से कई सारे पॉइंट देवनागरी लिपि वाली जब मैंने करवाई थी ना उसमें कई सारे पॉइंट्स मैंने लिखाए हुए हैं। शॉर्ट में अगर आता है तो आप बस 2 से 3 पॉइंट लिखिए, और लॉन्ग में आता है तो कम से कम 5 to 6 पॉइंट लिखिए आराम से, ठीक है। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान कौन सा माध्यम है, तो ये भाषा कहलाती है। अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरे के भावों को समझना क्या है, भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है, तो वही क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिया, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का माध्यम क्या होता है, मौखिक भाषा होती है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ बोलकर बोला है तो बोलकर हो जाएगी मौखिक भाषा, और लिखकर की बात करेंगे तो वो लिखित भाषा हो जाएगी। यानी कि भाषा 2 प्रकार की है आपकी, एक है मौखिक भाषा और एक है लिखित भाषा। मौखिक में क्या करते हैं, बोलते हैं, और लिखित में क्या करते हैं, लिख के दिखाते हैं। पढ़कर व लिखकर विचारों के आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, पढ़कर व लिखकर, लिखकर आ गया ना यहाँ पर तो लिखित भाषा हो जाएगी, लेकिन अगर पढ़कर व लिखकर दोनों दिया तो इसका आंसर भाषा होना चाहिए केवल, ठीक है। क्योंकि पढ़ने भी दे दिया ना, तो पढ़ने में आपका मौखिक भाषा हो जाएगी और लिखने में आपकी क्या हो जाएगी, लिखित भाषा, ठीक है। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसको परिशिष्ट कहते हैं, ठीक है। भाषा की 4 दक्षताएं बताइए, तो वही है भाषा की 4 दक्षताएं, 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली, ठीक है। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, श्रवण कौशल, वाचन कौशल और पठन कौशल, और कौन सा है आपका एक लेखन कौशल, ठीक है, पठन और लेखन, ठीक है। इसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, कल या परसों में, ठीक है। वहाँ पर आपको मतलब आपका जो हिंदी का आधा पार्ट है ना उस एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको कल या परसों तक प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक व लिखित होता है, ठीक है। मौखिक में बोलकर करना होता है और लिखित में क्या होता है, लिखकर करना होता है, व्यक्त अपने जो भी विचार हैं, भाव हैं। भाषा किसे कहते हैं, तो लिखकर या बोलकर अपनी बात किसी को समझाना और दूसरी की बात समझना ही भाषा कहलाता है। इसको बहुत अच्छे से लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे, अपने विचारों व भावों को दूसरों तक पहुँचाना पर दूसरे के भावों व विचारों को समझना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। लिपि क्या होती है, तो भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है वो क्या कहलाती है, लिपि। यानी कि भाषा को लिखने का ढंग ही क्या होता है, लिपि कहलाती है, ठीक है। इस डेफिनेशन पे ध्यान मत दीजिए, थोड़ी सी टफ डेफिनेशन है। देखिए जो किताब की भाषा होती है वो थोड़ी सी टफ तो होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ समझनी है बातें और अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। टीचर बनने जा रहे हैं तो अपने भाव भी तो प्रकट करने आने चाहिए। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, यानी कि एक ही शब्द कई अर्थ प्रकट करे। भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वही अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल, कल क्या है, एक बीता हुआ दिन होता है ना, पिछला वाला कल, उसको
बोलते हैं। कल कल की आवाज़ भी आती है ना, जब झरने की आवाज़ आ रही तो बोलते हैं ना कल कल की आवाज़ आ रही है। तो कल कल क्या हो गया, ध्वनि भी हो गई ना, शोर भी हो गया। मशीनों से भी आवाज़ जो आती है उसको भी कल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो एक शब्द तो एक ही होगा लेकिन अर्थ वो कई सारे देगा, ठीक है। जैसे कुल शब्द है, तो कुल कुल क्या होता है, एक तो कुल टोटल बताता है, ठीक है। और एक कुल किसे बताता है, वंश को बताता है कुल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो वही एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आप अब इसमें क्या करेंगे, अपने मन से कोई भी शब्द लिखेंगे, 2 एग्जाम्पल, जैसे जल लिख दिया या आप यहाँ पे वायु लिख दो, ठीक है। वायु लिख दिया तो उसका हवा और पवन लिख दिया पर्यायवाची यहाँ पर, तो थोड़ा अच्छा पड़ेगा प्रभाव कि हाँ जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो कहेगा हाँ थोड़ा सा इस बच्चे ने अपना मतलब थोड़ा सा अपना मन से लिखा हुआ है। वरना क्या होता है कि वो लोग भी कॉपी चेक करते टाइम सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉपी मैच तो नहीं कर रही है। हुआ क्या, शुरुआत से लेके एंड तक सबकी कॉपियाँ मिलती चली गई, तो फिर वो एवरेज मार्किंग देते हैं आपको, ठीक है। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने बहुत अच्छा लिख दिया तो वो 1.5 नंबर दे देंगे, ठीक है, नहीं तो वो आपको 1 नंबर दे के छोड़ देंगे, ठीक है। वो यही करते हैं, इसलिए आपको जो थोड़ा सा लिखना है थोड़ा सा अलग हटके भी लिखना है, ठीक। कृष्ण का पर्यायवाची क्या होता है, तो कृष्ण के पर्यायवाची आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जनार्दन, माधव, मोहन, गोविंद, गोपाल, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। बस एक वीडियो और आ जाएगी अति लघु उत्तरी की, वो हो जाएगा, ठीक है। परसों मैं आपको लेखन वाला पूरा करवा दूंगी, ठीक है। श्रवण कौशल से लेके आपका लेखन कौशल तक जितने भी क्वेश्चन वहाँ से बनने होंगे ना, सब मैं करवा दूंगी। फिर आपको बस 3 वीडियो अपनी देखनी है और हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हिंदी बहुत ईजी है इस बार, और ज़्यादा कुछ सिलेबस है भी नहीं हिंदी का फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। जितना हो गया है रिवाइज करते हुए चलिए, लर्न करते हुए चलिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पे 3 दिन में आपको कुछ भी याद करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से अपना कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि आप सारी चीज़ें याद कर लें जो याद करने वाली हैं, ठीक है। और मैथ वगैरह के जो फॉर्मूला हैं एक पेज पे नोट करके उनको अपना याद करते हुए चलिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।